अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान 35 रोज़ की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद असरार भरे एतराफ़ी बयान के साथ सामने आ गए। मजिस्ट्रेट को उन्होंने 164 के तहत जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश थी। साइफर पर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया गया जिसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़म खान के बयान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म करार देते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी भी इस जुर्म में शरीक हैं, उन्हें हर कीमत पर सज़ा मिलनी चाहिए। आज़म खान ने अपने बयान में ये भी बताया है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है, लेकिन उन्होंने अपने सियासी मफादात को बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि साइफर उन्होंने मांगा उनसे और उसके बाद अगले रोज उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो गुम हो गया मुझसे, जो कि साफजार है वो गुम नहीं हुआ, वो इमरान खान के पास है। इन्होंने न सिर्फ उसको पब्लिक करने का जुर्म किया है बल्कि उसे अपने ज़ाती पोजेशन में रख के मुतवातर और मुसलसल जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं और उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक इन्हें इनसे बरामद नहीं किया जाता। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इसमें पूरी तरह से शामिल थे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी बताया कि आज़म खान ने बयान आज रिकॉर्ड करवाया है। FIA को भी इसी किस्म का बयान 161 के तहत दिया है। आज़म खान 15 जून की शाम को इस्लामाबाद से लापता हुए थे और इस हवाले से थाना कोसार में एक दरख्वास्त भी दी गई थी। राना सनाउल्लाह से चंद रोज़ पहले आज़म खान के बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो महफूज हैं और अपने अहले खाना से राब्ते में हैं, जबकि अगले ही रोज़ आज़म खान के भांजे ने इस राब्ते की बात की तरदीद की और आज राना साहब ये फरमा रहे हैं कि आज़म खान अपने दोस्त के घर पर थे। सवाल ये है कि 35 रोज़ तक वज़ीर दाखिला की पुलिस क्या करती रही, आज़म खान का पता क्यों नहीं चला सकी। जहाँ तक आज़म खान के बयान की बात है तो वो भी अपने अंदर बहुत से सवालात रखता है जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे। आज़म खान के बयान पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि आज़म खान से मंसूब गैर मुसद्दका बयान तज़ादात का मजमुआ है और माहिरीन कानून की निगाह में किसी गुमशुदा शख्स का ऐसा बयान नाकाबिल तसव्वुर है। सवाल यह है कि इसहाक डार का शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 2000 में दिया गया बयान भी 164 के तहत था, लेकिन वक्त गुजरने के बाद सब ठीक हो गया। इस हवाले से अब आज़म खान के बयान की उम्र कितनी है ये भी देखना होगा। क्या आज़म खान के एतराफ़ी बयान को मंजर आम पर लाना बज़ाते खुद जुर्म नहीं है? गुज़श्ता रोज़ साइफर पर हुक्म इम्तना का ख़त्म होना और फिर आज़म खान के आज के बयान की टाइमिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसका साबिक वज़ीर आज़म की सियासत पर क्या असर होगा, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, गुज़श्ता एक माह से आज़म खान साहब लापता थे। अदालत की जानिब से उनकी बाजियाबी का कहा जा रहा था, हुकूमत उनकी गिरफ्तारी के मामले से लाइल्मी का इजहार कर रही थी। आज उनका अचानक इस तरह का बयान सामने आना, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं उनके बयान की हैसियत पर। चलिए, सवाल उठाना हक है, सवाल उठाइए और उन सवालों का जवाब भी जिन्होंने देना है वो देते रहेंगे और बेसिक सवाल तो फिर अदालत में जाके उठाए जाएंगे। तो कायरा साहब, आपके ख्याल में ये जो मुकदमा इस वक्त कायम होगा, क्या हुकूमत इसका फैसला, ज़ाहिर है काबीना ने इस तरह के मुकदमात का फैसला करना होता है कि वो कायम हो या ना हो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी भी चूंकि इस हुकूमत की इत्तेहादी है तो इस तरह के मुकदमे के कायम करने के हक में अपनी राय देगी? देखिए, ये काबीना का फैसला नहीं है, ये कानून का फैसला है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कानून है वो मुख्तलिफ तरह के हैं, मुख्तलिफ जराइम के निपटने के लिए मुख्तलिफ कवानीन है। जो जुर्म जिस कानून के जुमरे में आता है उसमें उसका ट्रायल होना है। ये फैसला ना हुकूमत ने करना है, ना वज़ीर आज़म ने, ना किसी और ने। ये तो अदालत करेगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेगी। अच्छा कायरा साहब, ये भी कहा गया कि उस वक्त के काबीना अरकान भी सारी बात को जानते थे। क्या उस वक्त के काबीना अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आज़म खान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, मैं कोई वकील नहीं हूँ जी, मुझे नहीं पता कि ये जो सारी गुफ्तगू उन्होंने की है इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी जज़ा सजा क्या हो सकती है। इसके लिए तो कोई सीनियर वकील जो है वो ज्यादा बेहतर राय दे सकता है। अच्छा, तो कायरा साहब, एक आप समझते हैं कि ये जो कुछ आज हुआ, यानी ये बयान जो है
जाहिर है इसमें बहुत सारे हकाइक ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके थे, लेकिन बहरहाल अब उन्हें एक ओनरशिप मिल गई है एक ऐसे आदमी की जो उस वक्त ऐवान इक़्तिदार में मौजूद था। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह के बयानिए से थोड़ी सी पीछे हटी हुई महसूस होती है। तो आपको लगता है कि अब आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है जिससे आप तहरीक इंसाफ को और साबिक वज़ीर आज़म को झूठा साबित कर सकते हैं या उनके उस बयानिए को डैमेज कर सकते हैं? सर, ये आपका मसला है, हमारा तो है ही नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और समझ रहे हैं और दुरुस्त समझ रहे हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला था। हम तो ये समझ रहे हैं कि इस साइफर का कोई ताल्लुक नहीं था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो बात हमारे लिए तो कोई अचंभे वाली बात है ही नहीं। जहां तक आजम खान साहब के बयान का ताल्लुक है, इससे पहले भी एक ऑडियो आपके पास भी होगी, आपने सुनी भी होगी, जिसमें वो एक खान साहब उनसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं साइफर से खेलूंगा, मेरे हाथ में एक चीज आ गई है। तो इस तरह की गुफ्तगू है, मेरे लिए तो कोई नई खबर इसमें है ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही समझता हूं और जानता हूं और कहता हूं कि ये झूठ में मबनी एक बात थी। लेकिन कायरा साहब, 2 मरतबा मुल्क की आला सिविलियन और अस्करी क़यादत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इसकी हकीकत, इसमें इस्तेमाल होने वाली गैर सिफारती ज़बान पर अपना मौक़िफ़ सामने रख चुकी है। डिमार्च भी किया गया है इस साइफर को, वो क्या था फिर? ये जो ज़बान इस्तेमाल की गई, साइफर तो एक था ना जी, को लेटर तक को भेजा गया। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अपने वजारत खारजा को एक रिपोर्ट तो भेजी ना, जिसको साइफर कहते हैं। उसके अंदर जो उन दो अहबाब की, और हमें को अमेरिकी खत नहीं था, उस साइफर के अंदर हमारे एम्बेसडर ने कहा कि एक मीटिंग में एक अमेरिकी ओहदेदार ने इस तरह की गुफ्तगू की है। उसके ऊपर उस गुफ्तगू को कहा गया कि ये गुफ्तगू जो है ये वकार के नाम मुनाफी है। लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि साजिश का बयानिया और मेरे खिलाफ फैसला और ये सारा कुछ झूठ का बयानिया था, ये तो बात वाज़ेह है ना जी। लेकिन मुदाखलत की बात तो की गई, इंटरफेरेंस का तो कहा गया नहीं, कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं थी जी। अच्छा। दो बंदे बैठ के बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो आपके मुल्क में अगर ऐसा होगा तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इसमें मुदाखलत कहाँ से आ गई? गुफ्तगू करते रहते हैं लोग, गुफ्तगू में अगर आपने मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए तो उस पर हमारा एहतजाज हो सकता है कि जनाब आपको हमारे बारे में गुफ्तगू करने के लिए इस तरह के अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं थी, हमारे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं था, एक मीटिंग या डिनर के ऊपर या लंच के ऊपर गुफ्तगू है। कारा साहब, ये बताइएगा कि आप इसको मेमो गेट से जोड़ के अगर देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह मेमो गेट आपके लिए एक उलझन बना था, उसी तरह की ये भी एक उलझन है और शायद ये भी इसी तरह दब जाएगी? मेमो गेट एक मफरूजा था जो घड़ा गया और हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया गया। यहाँ पे खान साहब ने, जो हुकूमत वक्त थी, उन्होंने खुद एक साइफर, एक पाकिस्तान के एम्बेसडर का अपनी हुकूमत को लिखा गया खत मफरूजे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक ड्रामा किया। इन दोनों की कोई मुमासलत मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा कायरा साहब, सिफारती सतह पर अमेरिका से एहतजाज भी किया गया था साइफर के मामले पर और अमेरिका ने इसकी तरदीद भी की थी, लेकिन अब अगर अमेरिका इस मामले पर कोई मुतालबा करता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी? ये तो फर्ज है जी, अगर करेगा तो देखेंगे। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जहां तक तल्लुक एहतजाज का, उसकी वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे एम्बेसडर ने हमें खत लिखा फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने कहा कि फलां ओहदेदार ने मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके ऊपर हमने एहतजाज किया कि अगर हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में, ये हमारे कौमी वकार के खिलाफ है, इस तरह के गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई। ठीक, अभी कल परसों भी उन्होंने इसकी वजाहत की है कि ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई। कायरा साहब, इस तरह के वाकयात जो हैं, क्या आपके ख्याल में आगे हमारे इलेक्शन पर असरअंदाज तो नहीं होंगे, या इलेक्शन को हम बिल्कुल एक डिफरेंट टेंजेंट पे देखें कि जनाब इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे? क्योंकि अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि दरअसल मतलब कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ख्याल ये है कि इलेक्शन आगे करवाए जाएं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या तहरीक इंसाफ को इस तरह डैमेज किया जाए। क्या पीपल्स पार्टी आज भी अपने बरवक्त इलेक्शन के मौक़िफ़ पे कायम है? देखिए, पहली बात तो हबीब साहब ये है कि आप इस मफरूजे के साथ अगर बात कर रहे हैं
कि ये साइफर वाला सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट ने इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द डे ने मैनेज किया है और आजम खान साहब के जरिए कोई बयान दिलवाया है, और जो वो बयान जो खान साहब के मौक़िफ़ के बिल्कुल मुतसादम है और इससे कोई अगला सारा कुछ करने की साजिशें हो रही हैं, तो फिर एक और नुक्ता नज़र है, ये आपका नुक्ता नज़र है, हो सकता है। दूसरी तरफ ये है कि हम जो कह रहे हैं इलेक्शन बिल्कुल बर वक्त होने चाहिए, उसमें कोई डिले नहीं हो सकती। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नई मरदमशुमारी हो रही है, उस मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए। उस मरदमशुमारी को सारी जमातें अभी एग्री नहीं कर रही। जुलाई खत्म होने को है, अगस्त में हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से वो अप्रूव नहीं होगी, उसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अपना पिछली मरदमशुमारी पे काम शुरू किया हुआ है। ये इसी तरह की एक बहस शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली इस बहस के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। जिस तरह आप सारे लोग कह रहे थे कि जी इलेक्शन नहीं होगा, हमें लगता है हुकूमत मुद्दत बढ़ा लेगी, फला हो जाएगा, ये तो ये एक क्यास रहा, लेकिन हम कह रहे थे कि इलेक्शन टाइम पे होगा और आज तो सब पीपल्स पार्टी तो पहले कह रही थी, मुस्लिम लीग भी कह रही है, लेकिन भी कह रही है, कायरा साहब इसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा किरदार रहा है। लेट्स एडमिट इट, एज फार एज आई नो एज अ रिपोर्टर, कि इसका हमने मुद्दत नहीं बढ़ानी, असम्बलियों की इलेक्शन बर वक्त कराना है। इससे पहले आप ही की एक इत्तेहादी जमात बाकायदा तौर पर आइन की उन शिकों की तरफ इशारा करती रही है कि जहां से मुद्दत बढ़ाने का जवाब निकलता है, इमरजेंसी लगाने की बातें वहीं से आती रही हैं। मैं आपकी पार्टी क्या अब वो कंसेंसस क्रिएट कर चुकी है? हबीब अकरम साहब, जब एक होता है गुफ्तगू, हमारी गुफ्तगू थी, उसके मुताबिक बाकी लोगों की भी, बाकी जमातों का भी अपने एक नुक्ता नजर था। पीपल्स पार्टी कल भी वाज़ेह थी, आज भी वाज़ेह है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक बहस होती है कि क्या असेंबली की मुद्दत में इजाफा हो सकता है। आप मुझसे सवाल करें तो एकेडमिकली इस सवाल का जवाब यह है कि हाँ हो सकती है, लेकिन कैसे हो सकती है, उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी कंडीशनलिटीज है कि अगर कोई गैर मामूली एक्स्ट्रा सूरत पैदा हो जाती है, कोई पेंडेमिक आ जाता है, कोई जल्जला खुदा न खास्ता, कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाती है, अमलन इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहता, तो आइन के अंदर एक रास्ता मौजूद है कि आप 6 महीने के या कुछ मुद्दत के लिए असेंबली की मुद्दत या गवर्नमेंट की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके जो हालात है उसको नैरो डाउन करके कहा गया कि जी कोई इमरजेंसी लगा के ऐसा हो सकता है। मेरी नजर में नहीं हो सकता। फिर कहा गया जी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी, तो ये सारी बातें डाई डाउन हो गई कि ना इमरजेंसी की कोई कैफियत है, ना इमरजेंसी लग सकती है, ना बाकी कंडीशंस है। लिहाजा वो तो मामला एकेडमिक आइन की वो शिकें मौजूद हैं। अच्छा कायरा साहब, असेंबलियां कब तहलील होंगी, इस डेट पर क्या इत्तेफाक राय हो गया है? मुझे इल्म नहीं है जी, और कोई बड़ा कोई अहम जरूरी इशू नहीं है। 8 को 10 को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी या 13-14 को जब फाइनल डेट हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कल 8 अगस्त के हवाले से मीडिया में खबरें चलती रही हैं कि 8 अगस्त को असेंबली की तहलील पर इत्तेफाक राय हो गया। गो के मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, ये खबर आपके लिए अहमियत रखती है, मीडिया के लिए, कि आपने खबर देनी है कि हमने एक खबर निकाली है। हालांकि इसको किसी ने तस्दीक के साथ बात नहीं की और इसको हुकूमत की तर्जुमान ने इसकी तरदीद भी की है। लेकिन मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा अगर 8 को असेंबली डिसॉल्व हो या 10 को हो या 13 को हो जाए। मीडिया वालों ने भी तैयारी करनी है ना, जरूरी है कि डेट चाहिए। सर हमें इलेक्शन सेल बनाने हैं, हमें अपनी तैयारी करनी है इलेक्शन के लिए। आपसे ज्यादा तैयारियां हमें जरूरी है, आपकी तो तैयारी है। अच्छा जी, अभी अच्छा कायरा साहब, निगरान हुकूमत के बारे में बताइएगा कि निगरान हुकूमत पे क्या कोई कंसेंसस हो चुका है? चलिए अफराद पे नहीं, क्या नेचर ऑफ द केयर टेकर पे इत्तफाक हो चुका है कि वो माहिरीन माशियात होंगे, वो टेक्नोक्रेट्स होंगे, या वो पॉलिटिकल लोग होंगे, या जैसे रवायत रही है कि छोटे सूबों से आते रहे? मैं ना जी उस सारे सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ पे इस तरह की कोई भी डिस्कशन शुरू हुई होगी। ये क़यादत के लेवल पे है अभी डिस्कशन। जब हमारे साथ कोई मुशावरत होगी तो हम वहाँ पे अपनी राय देंगे। मैंने मुख्तलिफ मीडिया शोज के अंदर अपनी जाती राय दी है कि मेरी राय में जिस तरह जजेस के लिए, फौज के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, इवन जर्नलिज्म के लिए
ये शराइत होती है कि आपने एक खास ट्रेनिंग हासिल की हो, आपको एक खास तरह का तजुर्बा हो, तब जाके आप इन इदारों के बड़े ओहदों पे जा सकते हैं। इसी तरह ये खालसतन सियासी ओहदे हैं, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, वज़रा हो, ये खालसतन सियासी ओहदे हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ओहदे पे, जो पाकिस्तान के अवाम का इत्मीनान लेके आएगा, उस ओहदे पे बैठने वाला शख्स, आप एक ऐसे शख्स को बैठा दें जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये उस ओहदे की तौहीन है। तो हमें, मेरा नुक्ता नजर उसमें यह है कि बाकी ऑफिसेज की तरह, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की जगह खाली हो जाए और फौरी तौर पे वो कोई जज लेने पड़े, तो फिर ये होता है कि आप रिटायर्ड जजेस में से ले लेते हैं। इमरजेंसी में आप रिटायर्ड सर्विसेज के बंदों को सर्विसेज में इंडक्ट कर लेते हैं। ये नहीं होता कि आप दीगर शोबों से बंदों को ले लें। इसी तरह सियासतदानों को ही सियासी ओहदों पर बैठना चाहिए, इसी से रोदों का वकार होगा और वही बेहतर फैसले कर सके। एक ये भी गुंजाइश, एक बात चल रही है कि शायद कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बने तो वो फिर इलेक्शन यकीनी नहीं होंगे, बल्कि इन द नेम ऑफ इकोनॉमी इलेक्शन आगे भी चले जाएंगे। क्या इस तरह का भी कोई खौफ हमारे सियासी निज़ाम के अंदर मौजूद है? देखिए, क्या आप मुझे सिंपल ये बताइए कि क्या इकोनॉमी के, पहली बात तो ये है कि उसके एक्यूट इमरजेंसी वाले कोई सूरत हाल ही नहीं है, अभी हम उससे निकल आए। क्या मियरली इकोनॉमी के सवाल पे आइन मुअत्तल करके गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए असम्बलियों को आगे ले जाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? कारा साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगरचे एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से एक पॉलिटिकल कारकुन, और वो भी आपके सतह के, शायद पूछना ये सवाल मुनासिब नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश के अंदाज में अर्ज कर रहा हूँ कि क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद होंगी बैलेट पेपर के ऊपर, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तमाम सियासी जमातें जो लीगली इस मुल्क के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, रजिस्टर्ड जमातें हैं, उनका ये हक है और वो होंगी। वक्ते के वो कोई भी जमात हो या कोई भी फर्द हो, उसको किसी अदालती प्रोसेस का सामना या किसी सजा की सूरत में उससे हटा दिया जाए, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी मौजू पर मुजीबुर रहमान शामी साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के अहम बयान के हवाले से, जिस पर अब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि साइफर साजिश रियासत के मुफाद का मामला है और इस हवाले से मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजा जाएगा। इसी पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, हमने देखा कि आजम खान साहब गुज़श्ता 1 माह से लापता थे। अदालत की जानिब से बार बार उनकी बाजियाबी के लिए कहा जाता रहा, हुकूमत लाइल्मी का इजहार करती रही, और अब अचानक से उनका ऐसा बयान सामने आना, बहुत सारे लोग इस बयान की हैसियत पर भी सवालात उठा रहे हैं और टाइमिंग के हवाले से भी बात करें कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी, आप क्या समझते हैं इस पर? देखिए, आजम खान साहब के बारे में ये तो एक हकीकत है कि गुज़श्ता कई रोज से वो लापता थे, और उनके जो लवाहकीन हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, FIR भी दर्ज कराई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राना सनाउल्लाह साहब का दावा था कि उनके जो लवाहकीन हैं उनको मालूम है कि वो कहाँ हैं, लेकिन लवाहकीन की तरफ से इस बात की तरदीद की गई और कहा गया कि उनका कोई राब्ता नहीं है आजम खान साहब से और वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। अब जो उनका बयान सामने आया है 164 का, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है। अब इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है जी? ये तो जब मामला अदालत में जाएगा तो उसी वक्त इल्म होगा। इस बयान से तो जो ये वाज़े होता है कि वो एक मामले में शरीक थे PTI के चेयरमैन के साथ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर। मसलन साइफर जो है उन्होंने PTI चेयरमैन को दिया और उनकी कस्टडी में चला गया और फिर उन्होंने वापस नहीं किया, कहा कि गुम हो गया है। तो अब अगर ये साइफर जो है एक सरकारी दस्तावेज थी तो जाहिर है कि चेयरमैन PTI
या साबिक वजीर आजम उसे अपने पास नहीं रख सकते थे, और अगर उनसे गुम हुआ है या उन्होंने कहा कि मुझसे गुम हो गया है, तो ये भी कानून की निगाह में एक सवालिया निशान होगा इस पर भी। लेकिन फिर सवाल ये होगा, ये बताइएगा कि ये जो इसमें जो कुछ मवाद है, ये बयान है कि वादा मुआफ गवाह होंगे, वो भी ये इकरार कर रहे होंगे कि खता से उनसे सरजद हुई है जी, लेकिन वो उसके गवाह बन गए हैं, तो इसलिए उन्हें मुल्जम ना बनाया जाए, गवाह समझा जाए। तो माना जब अदालत में मामला जाएगा तो तब इस बयान की हकीकत वाज़ेह होगी, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या, शामिर साहब, इसकी एक सियासी अहमियत भी तो है ना, बिलखुसूस उस मवाद की जो इस बयान की सूरत में सामने आया है। आपके ख्याल में जो इस मवाद से जो मतलब अखज़ किया जा रहा है कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने एक झूठा बयानिया तख्लीक किया, चलिए वो झूठा है या सच्चा है इसको तो अलग रख लें, लेकिन क्या ये उनकी सियासत को फौरी तौर पर कोई नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है ये मवाद? देखिए, उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया और जिस तरह साइफर को इस्तेमाल किया और इसका जो फायदा उठाया वो तो हम सबके सामने है। तो उनकी सियासत जो है उसको तो यकीनन इससे फायदा पहुंचा और उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया, और जो रजीम चेंज थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये एक साजिश थी जो मुल्की जो अदारे हैं और मुल्की जो जमातें हैं उन्होंने एक गैर मुल्की ताकत के साथ मिलकर की। तो इस बयानिए से जो फायदा उन्होंने उठाना था वो तो उठा लिया। अब तो एक यानी इस पर जब भी बहस होगी अब तो ये कानून के सुपुर्द हो रहा है मामला। तो आप देखेंगे कि कानून की नजर में इसका जुर्म क्या है, कौन सी दफा इस पे लगती है आप और कैसे मामला चलता है कि क्या ये जो बयान है जो आजम खान साहब से मंसूब किया जा रहा है इस वक्त तक, अब ये बयान क्या उस दी केस की जगह ले सकता है जिसमें कोई नाअहल हो जाए या जिसमें किसी को सजा हो जाए? अब ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी दफा लगाई जाएगी, कौन सा दाब्ता होगा, लेकिन एक लिहाज से तो एक इसकी संगीनी तो वाज़ेह है ना कि अगर आप एक साजिश का बयानिया घड़ते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि गैर मुल्की ताकत के साथ मिलकर मुल्की अदारों ने या सियासी जमातों ने एक हुकूमत का तख्ता उल्टा है, तो इसकी एक संगीनी तो वाज़ेह है। लेकिन ये संगीनी जो है वो किस हद तक साबित की जा सकेगी, ये तो जब कानून की अदालत में मामला जाएगा उसी वक्त पता चलेगा। और अगर एक सरकारी दस्तावेज जो है उसको अपने पास रखते हैं या उसको गुम कर देते हैं तो वो भी एक बड़ा संगीन मामला है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई मामूल का मामला है। शामी साहब, ये हुकूमत अब सिर्फ 20-22 दिनों की मेहमान रह गई है, आपको लगता है ये मामला असेंबली की तहलील से पहले, अगले इलेक्शन से पहले निमट जाएगा? देखिए, ये तो अदालत पर मुनसर होगा। हुकूमत तो अब खत्म हो रही है, रुखसत हो रही है। अब जो भी मुकदमा कायम होगा वो अदालत में जाएगा, उसकी समाअत होगी। जाहिर है कि साबिक वजीर आजम को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलेगा और फिर जो अदालत फैसला करेगी उसी के मुताबिक हम देख सकेंगे कि क्या हालात क्या बदतर होते हैं या बेहतर होते हैं। अगर हम इसको देखें कि पहले से तकरीबन 200 के करीब मुकदमात कायम हैं जिनमें बगावत का भी जुर्म, बगावत का इल्ज़ाम भी शामिल है, जिसमें कत्ल का इल्ज़ाम भी शामिल है, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी शामिल है, इद्दत का मामला भी अदालत में है, तो एक ऐसी सूरत में ये जो एक नया मुकदमा हो सकता है ये कोई उनकी मुश्किलात में गैर मामूली इजाफे का बाइस बनता नजर आ रहा है या महज इसकी एक पॉलिटिकल वैल्यू ही होगी कि जो बस आज 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें 2 हो गई हैं, 2-4 और होंगी, कुछ प्रोग्राम होंगे और देन मामला खत्म हो जाएगा? देखिए हबीब साहब, मुकदमे तो बहुत कायम हुए हैं लेकिन चला कोई नहीं है। हर मुकदमे में रुकावट है, किसी में जमानत हो गई, किसी में जमानत नहीं हुई, किसी में इस्तिस्ना मिल गया, किसी में हाजिरी माफ कर दी गई, किसी में हाजिरी मुमकिन नहीं हुई। तो कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं है जो अदालत में चल पाया हो। और अभी तो साबिक वजीर आजम जो हैं
अपनी हिकमत अमली के तहत उससे डील कर रहे हैं। यानी उनकी हिकमत अमली है कि कोई मुकदमा जो है उसका फैसला ना होने पाए। अगर फैसला नहीं होता और इसी तरीके से मामला उलझते चले जाते हैं तो फिर आप 200 मुकदमे कायम कर लें या 300 कायम कर लें। लेकिन शामी साहब, इस मुकदमे में वजीर दाखिला साहब तो आर्टिकल 6 की भी बात कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 6 भी लगाएंगे तो फैसला तो हुकूमत ने नहीं करना ना, अदालत में ही मामला जाएगा ना, और अदालत में चुटकी बजाते तो फैसला नहीं होता, एक लंबी कहानी होती है। और वो इल्जाम लगा सकते हैं आप, मुकदमा कायम कर सकते हैं, आर्टिकल 6 लगा सकते हैं, जो भी चाहे लगा सकते हैं, लेकिन फैसला तो आप नहीं कर सकते ना। मौजूदा हुकूमत जो है या आने वाली हुकूमत वो फैसला नहीं करेगी। फैसला तो आप देखिए, यहाँ तो परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का क्या बना। यानी वो फैसला हुआ और उसके किस तरह उसको उड़ा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने वो सारे फैसले को हवा में उड़ा दिया। तो ये इंतजामिया जो है या काबीना जो है वो इल्जाम तो लगा सकती है, मुकदमा भी कायम कर सकती है, फैसला तो उसको नहीं करना ना। एक और बात होती है कि जो मदर ऑफ केसेस कोई मुकदमा बन जाता है, क्या ये मुकदमा जो है वो मदर ऑफ केसेस हो सकता है, या एक ऐसा बुनियादी मुकदमा हो सकता है जिसमें वाकई साबिक वजीर आजम को मुश्किलात का सामना करना हो? वैसे तो हर एक में हो सकता है, लेकिन हमारे माहौल में जैसे पैनामा एक ऐसा मुकदमा साबित हुआ, या भुट्टो के केस में एक नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल का मुकदमा साबित हुआ, वो वाला मुकदमा जिसने काम खत्म कर दिया, क्या इसे उस मुकदमे की हैसियत हासिल हो सकेगी? देखिए, पनामा का जो मुकदमा था उसमें सजा तो अकामे पर मिली, यानी सजा एक ऐसे जुर्म में मिली जो देने बहस ही नहीं आया था। और बिल्कुल आखिरी वक्त में वो एक कागज जमा कराया गया और कहा गया कि वो अकामे का कागज था और एक तनख्वाह उन्हें वसूल करनी थी एक कंपनी से जो उनके बेटे की थी, और उनको नोटिस भी जारी नहीं किया गया, उनका जवाब भी नहीं लिया गया। इसीलिए मुकदमा जो है उसका फैसला हल्का हो गया और उसका वजन जो है कानून की अदालत में बहुत कम रह गया है। खुद साबिक वजीर आजम भी यानी इमरान खान भी इस बात का एतराफ करते रहे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमा का फैसला हुआ है और जिस इल्जाम पे हुआ है वो तसल्ली बख्श नहीं था। इसी तरीके से जुल्फिकार भुट्टो साहब पर तो एक ही मुकदमा कायम हुआ और वही चला, और मुकदमा भी अहमद कसूरी साहब ने दर्ज कराया था और उनके अपने दौरे हुकूमत में हुआ था। लेकिन ये जो मामला है, अब तो कई हम मुकदमे ऐसे हैं, तोशा खाने का केस है, वो जो एक प्रॉपर्टी टाइकून को पैसे देने का मामला है, उससे जमीन लेने का मामला है, और इस तरह के कई मुकदमात हैं जिनके बारे में हम सुन चुके कि तो मुकदमों की माँ है, पर इससे तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन आप देख लीजिए उनका क्या मामला हुआ। अब इसके बारे में भी आप कह लें कि इससे बचेगा नहीं, लेकिन असल बात यह है चुटकियां बजाते हुए कोई मामला तय नहीं होगा, ना हल होगा। आपको एक कानूनी अदालत में यह मुकदमा चलेगा, उसे लड़ना पड़ेगा और सफाई का मौका भी हासिल होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बस आसानी से फैसला हो जाएगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के अहम बयान के हवाले से, जिसमें उन्होंने साइफ़र के हवाले से बहुत ही अहम बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया है। हबीब साहब, आप भी तो उन लोगों में से थे जिन्होंने साइफ़र देखा था। साबिक वज़ीर आज़म ने जब सहाफ़ियों को बुलाया था साइफ़र के हवाले से, आप भी तो मौजूद थे, क्या देखा था फिर आपने? एक तो ये मैं बात वाज़े कर दूं कि मैंने साइफ़र नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि साइफ़र देखना सिर्फ उन्हीं लोगों का इस्तेहकाक है जिन्होंने बाकायदा तौर पर हल्फ उठा रखा हो, यानी राजदारी का। अच्छा। और वही साइफर को देख सकते हैं। तो फिर सहाफियों को क्या बताया गया था? ये जरूर बता सकता हूँ। देखिए, जो उस दिन सहाफियों को बताया गया था वो ये था कि जब हम गए, यानी मार्च 2022 की ये बात है, तो जब हम वहां पे गए तो हमारे साथ अकेला मैं ही तो नहीं था, और भी जर्नलिस्ट थे। उसमें मालिक साहब मौजूद थे, उसमें शहजाद इकबाल साहब मौजूद थे, उसमें अरशद शरीफ मौजूद थे, उसमें इमरान रियाज मौजूद थे। हम सब लोग जब वहां पर गए
तो वहाँ पर हमें कोई तकरीबन 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। आमतौर पर वजीर आजम हाउस में जब आप वजीर आजम से मुलाकात करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। उस दिन इस इंतजार की वजह यह थी कि वहां पर पहले ये सोचा गया कि हम सब से राजदारी का हल्फ उठा लिया जाए, उठवाया जाए, और जब हम राजदारी का हल्फ उठा लें तो फिर वहां पर हमारे सामने वो साइफर रखा जाए। लेकिन उसके लिए बाद में वहां पर मैंने अर्ज किया कि जनाब, अगर आपने हमसे राजदारी का हल्फ उठवा लिया और हमने एक ऐसी डॉक्यूमेंट देख ली तो फिर हम बाहर जाके किसी को क्या बताएंगे कि हमने क्या देखा, तो लिहाजा हम तो फिर अपने हल्फ के हाथों मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो हम कानून शिकन करार पाएंगे। तो लिहाजा उस वक्त फिर ये बात टल गई कि हमसे हल्फ ना उठवाया जाए। सही। फिर ये सोचा, फिर ये तय पाया, या उससे पहले जो डिस्कशंस हो रही थी उसमें ये भी था कि एक काबीना का इजलास बुलाया जाए। और काबीना के इजलास में इस साइफर के, और वो काबीना का इजलास जाहिर है आपको पता है कि वो खुफिया होता है, अनलेस के उसको उसमें जो होने वाले फैसले हैं वो बाहर ना आए। तो उसमें ये साइफर बाकायदा तौर पर पेश किया गया और हम वही मौजूद थे जब ये काबीना का इजलास हो रहा था। जाहिर हम इजलास में नहीं बैठे हुए थे, इजलास कहीं और हो रहा था, हम वजीर आजम हाउस में मौजूद थे। खैर वहां पे ये बात तय पाई कि जो मीटिंग, ये जो यहाँ पर मिनट्स बने हैं जिनका जिक्र आजम खान साहब के मुबैना बयान के अंदर भी है कि ये जो मिनट्स हैं इनका कुछ हिस्सा शेयर कर लिया जाए। तो खैर जब हम गए तो हमें फिर तवील इंतजार के बाद और वहां पे कई कप चाय पीने के बाद हम जब उस वक्त के वजीर आजम और उनके पास गए तो वहां पर कौन लोग मौजूद थे? कौन लोग उस कमरे में? उस वक्त जो लोग मौजूद थे इस वक्त उनमें से एक साहब वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, परवेज खटक साहब। वो है परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब इस मुलाकात के तकरीबन आखिर में तशरीफ लाए थे। दूसरे साहब जो वहां फाइल लेके बैठे हुए थे उनका नाम है, जो पार्टी के ओहदे को छोड़ चुके हैं, उनका नाम है असद उमर साहब। असद उमर साहब जी, असद उमर साहब भी वहां पर तशरीफ रखते थे। उसके बाद जाहिर है वजीर आजम भी वहां पर मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे। अब वहां पर और बाबर अवान साहब भी मौजूद थे जो जाहिर है बड़े नामवर वकील हैं और वजीर कानून भी है साबिक। तो हमें साइफर, जो जिस चीज को अगर आप साइफर देखना कहते हैं और या जो कागज हमने देखा अगर उसको साइफर कहा जा सकता है तो वो तकरीबन वही सूरत हाल थी जो पूरी कौम ने देखी। यानी वजीर आजम ने उस वक्त रावलपिंडी के परेड ग्राउंड में एक जलसे में, एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद के करीब जो परेड ग्राउंड है, अब वो पता नहीं रावलपिंडी का हिस्सा या इस्लामाबाद का हिस्सा, मुझे इस बारे में श्योर नहीं है। तो वहां पर उन्होंने जो कागज लहराया था और मैं इत्तेफाक से उस जलसे में भी मौजूद था। तो उस जलसे में जिस तरह मैंने कागज लहराते हुए देखा था वैसे ही आपने उसी तरह देखा। का कागज मैंने निस्बतन कम फासले पे असद उमर साहब को लहराते हुए देखा। यानी आपने 2 बार साइफर लहराते हुए देखा? यूं पकड़ के कहा जी, मैंने साइफर को लहराते हुए देखा। और उस वक्त जो हमारे सामने जो गुफ्तगू का खुलासा पेश किया गया था उसमें हमें वाज़े तौर पे ये हदायत थी कि हम किसी मुल्क का नाम नहीं लेंगे, अगरचे मुल्क का नाम ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया गया था। अब मैंने इतने लोगों के नाम बताए हैं तो उसमें से जाहिर है किसी एक ने बताया होगा या हमने खुद गैस किया होगा, लेकिन बहरहाल ये तय था कि हम मुल्क का नाम नहीं लेंगे। जब बाकायदा तौर पर वजीर आजम से मिलने जा रहे थे तो वहां पर पाकिस्तान टेलीविजन की भी एक टीम मौजूद थी। वैसे तो पाकिस्तान टेलीविजन की टीम वजीर आजम हाउस में मौजूद ही होती है, लेकिन उस दिन ये भी तय पा रहा था कि और बाकायदा तौर पर जहां पे वजीर आजम बैठ के कौम से खिताब करते हैं वो सारा मामला मौजूद था जिसमें हमेशा तमाम वज़ीर आज़म तकरीर करते रहे। तो वहां पर वो सेट भी लगा हुआ था, वहां पर कैमरामैन भी मौजूद थे, रिपोर्टर्स भी मौजूद थे जिन्होंने उस तकरीर को रिकॉर्ड करके पीटीवी के जरिए नशर करना था। तो लिहाजा अब वहां पे 3-4 ऑप्शंस पे काम हो रहा था। तो जब हमें मुल्क का नाम लेने से मना कर दिया गया और हम जब बाहर आए तो बाहर आके हमने बिल्कुल कम से कम मैंने अपनी हद तक उस तमाम जो हदायत जारी की गई थी उनकी पाबंदी की। तो साइफर जो है अगर वो देखना
तो साइफर का वो कागज मैं उस जलसे में भी मौजूद था और काफी करीब भी मौजूद था। और हमारे जो प्रोड्यूसर अली जान साहब हैं ये भी उस जलसे में मौजूद थे हमारे साथ। सही। तो हम दोनों ने वो कागज लहराते हुए देखा, लेकिन वो कागज ही था, लहराते हुए वजीर आजम को भी देखा और बाद में मैंने वो कागज खुद अपनी आंखों से भी देखा, यानी लहराते हुए देखा। तो अगर इस अमल को साइफर का मंजरे आम पर आना कहना दुरुस्त है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उस कागज को ना उस फासले से पढ़ा जा सकता था, ना देखा जा सकता था, ना उसके मंदरजात के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता। हबीब साहब, जिस तरह से आजम खान साहब 1 माह लापता रहने के बाद अचानक मंजरे आम पर आकर इस तरह के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा रहे हैं, इन बयानात की आपको क्या लगता है हैसियत क्या है और फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात क्या पैदा हो सकती हैं इससे? एक तो यह है कि जो कॉपी अब तक मैंने उनके बयान की देखी है वो सादा कागज पे निकला हुआ प्रिंट आउट है। अच्छा। जिसमें कुछ हदायत भी ऐसी लिखी गई है कि इसके साथ फलां वीडियो को इस्तेमाल कर लिया जाए। अच्छा। आप अगर वो कागज उठा के देखें तो मैंने तो तादमे गुफ्तगू वो उनका 164 का बयान जो बाकायदा तौर पर लिखा जाता है। अच्छा। और उसमें यह बताया जाता है कि जनाब मैं बाकायमी होशो हवास ये काम कर रहा हूं, तो उसमें वो चीजें तो मेरे सामने नहीं है। अच्छा, यानी वो एक सादा कागज पर ही बयान है हबीब साहब? जी, अब तक जो सामने चीजें हैं वो सादा कागज भी शायद अदालती मकासद के लिए नहीं है, बल्कि उसमें जो हदायत लिखी हुई है उससे लग रहा है कि शायद वो किसी मीडिया के लिए है या किसी प्रेजेंटेशन के लिए है, क्योंकि उसमें 1-2 जगह लिखा हुआ है कि जनाब वो, और फिर जो जिस तरह एब्रीविएशंस का इस्तेमाल किया गया है कि MAK यानी मोहम्मद आजम खान का नाम जो है कि MAK टोल्ड, तो वो 3rd पर्सन प्रोनाउन में यानी हबीब साहब हम ये कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से साबिक वजीर आजम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस साइफर से सियासी फायदा उठाया, तो अब इस मामले को लेकर भी सियासी फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और मैं आपको जरा पहली बात से जोड़ के अर्ज कर दूं कि मुझे सिर्फ ये गुमान है, चूंकि हमारे वजीर दाखिला ने ये कहा है कि आजम खान साहब ने इसको बाकायदा मैजिस्ट्रेट के सामने बयान किया है। अच्छा। तो मैं तवक्को करता हूं कि ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा। वरना जो कागज मैंने देखा है उस कागज की बुनियाद पे आप इसको 164 का बयान नहीं कह सकते, वो स्टैम्प पेपर होता है। ठीक है, अब देखना यह है कि ये मामला क्या नया रुख इख्तियार करता है। आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें अनफोल्ड होंगी, मामलात सामने आएंगे खुलकर, तो ही मालूम हो सकेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।